औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में फिज़िक्स क्लास 9 और इसका चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स, और इस चैप्टर के जो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मुख्तसर सवालात हैं, वो दोनों मीडिया यानी उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के अंदर किए जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आखिर तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। तो चलते बढ़ते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस आज किए जाएंगे। यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स है। तो चलते हैं फिर इन शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जी। तो स्टूडेंट्स, मुख्तसर मश्की सवालात। पहला सवाल जो टेक्स्ट बुक में मौजूद है वो है मिंदरजा झैल की तारीफ करें। नंबर 1 फोर्स, नंबर 2 इनर्शिया, 3 मोमेंटम, 4 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और 5 है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सारी की सारी डेफिनेशंस बहुत अहम हैं। तो फिर इनका जवाब सुन लें। नंबर 1 फोर्स की डेफिनेशन। फोर्स क्या है? फोर्स किसी जिस्म को मोशन में लाती है या मोशन में लाने की कोशिश करती है, या किसी मुतहर्रक जिस्म की मोशन को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। तो वो एजेंट जो किसी जिस्म को मोशन में लेके आता है या मोशन में लाने की कोशिश करता है या किसी जिस्म की मोशन को रोकता है या रोकने की कोशिश करता है, फोर्स कहलाता है। नंबर 2 इनर्शिया। इसको उर्दू में जमूद का नाम भी दिया जाता है। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया किसी जिस्म की वो खुसूसियत है जिसकी वजह से, जिसकी बिना पर वो अपनी रेस्ट पोजीशन या यूनिफॉर्म मोशन में तब्दीली के खिलाफ मज़ाहमत पेश करता है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अगेंस्ट इट्स रेस्ट पोजीशन और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। तीसरे नंबर पे है मोमेंटम। तो इसकी डेफिनेशन तारीफ कुछ यूं है, किसी जिस्म का मोमेंटम उस जिस्म के मास और वेलोसिटी के हासिल ज़रब के बराबर होता है। तो किसी जिस्म के मोमेंटम को P से ज़ाहिर करते हैं, किसी जिस्म के मास को स्मॉल m से, छोटे m से, और वेलोसिटी को v से ज़ाहिर करते हैं। तो तारीफ में हमने कहा कि मोमेंटम किसी जिस्म के मास और वेलोसिटी के हासिल ज़रब के बराबर होता है, इसलिए मोमेंटम P बराबर है मास ज़रब वेलोसिटी, यानी P इक्वल टू mv। चौथी डेफिनेशन है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या सिंपली इसको फ्रिक्शन का नाम भी देते हैं और लफ्ज़ मज़ाहमत भी बोला जाता है। दैट फोर्स विच रेजिस्ट द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो फोर्स जो दो सतहों के माबैन किसी जिस्म की मोशन में मज़ाहमत पैदा करती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या सिंपली फ्रिक्शन कहलाती है। ये वो फोर्स होती है जो हमेशा किसी जिस्म की मोशन की डायरेक्शन के, मोशन की सम्मत के मुखालिफ सम्मत में होती है। इसके बाद अगली तारीफ है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो किसी जिस्म को दायरे में हरकत करने पर मजबूर करती है, या वो फोर्स जो किसी जिस्म को
दायरे में घुमाती है सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। द फोर्स दैट रोटेट्स अ बॉडी इन अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। आगे दूसरा क्वेश्चन है 3.3, मंदरजा झैल में फ़र्क वाजे करें। तो यहाँ हम मास और वज़न, फिर एक्शन और रिएक्शन में फ़र्क बताएंगे। उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन है और रोलिंग फ्रिक्शन है। तो इन तीनों जो पॉइंट हैं, जो ये आता है क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन, तो हम बारी बारी तीनों का डिफरेंशिएट बताते हैं। नंबर 1, मास और वज़न, यानी डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कम से कम 2 फ़र्क बताने चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग भी आता है, तो मैंने ये लॉन्ग क्वेश्चन बना के अलग-अलग मास और वेट का फ़र्क लिख के यूट्यूब पर लोड कर दिया है। तो अगर आपने वो देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल अब्बास मैथ्स MATHS ABBAS अब्बास MATHS मैथ्स को यूट्यूब पर सर्च करके आप वहाँ से फिज़िक्स के अंदर यूनिट नंबर 3 के अंदर देख सकते हैं। नंबर 1, मास वज़न। किसी जिस्म में मादा की मिकदार को उस जिस्म का मास कहते हैं। तो ये बुक के अंदर कंपोजिंग में गलती है, ये लफ्ज़ है जिस्म। किसी जिस्म में मादे की मिकदार को उस जिस्म का मास कहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। आगे वेट की वज़न की तारीफ सुन लें। ज़मीन पर किसी जिस्म का वज़न वो फोर्स है जिससे ज़मीन इस जिस्म को अपनी तरफ खींचती है। वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। नंबर 2, ये एक स्केलर मिकदार है, यानी मास एक स्केलर मिकदार है, जबकि वेट वज़न एक वेक्टर मिकदार है। नंबर 3 उसने पॉइंट दे रखे हैं ताकि कम अज़ कम बच्चों को 2 तो याद रह जाएं। मास की मिकदार जिस्म को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से तब्दील नहीं होती, यानी किसी जिस्म का मास कांस्टेंट रहता है, जबकि जो वेट है चूंकि इसकी कीमत का इन्हिसार ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी पर है, तो इसका मतलब है जगह बदलने से इसकी मिकदार में तब्दीली होती है, यानी वेट मुख्तलिफ जगहों पे एक जैसा नहीं रहता, ये तब्दील होता रहता है जी। दूसरा पॉइंट एक्शन और रिएक्शन। जब किसी जिस्म पर फोर्स लगाई जाती है तो ये उस फोर्स का एक्शन होता है। फ़र्ज़ करें कि एक जिस्म किसी दूसरे जिस्म बी पर फोर्स लगाता है, पास जिस्म ए की जो जिस्म पर फोर्स लगाई गई है वो एक्शन है, रिएक्शन। ऐसी फोर्स जो जब किसी जिस्म पर एक्शन के नतीजे में पैदा होती है रिएक्शन कहलाती है। तो फ़र्ज़ करें कि एक जिस्म ए किसी दूसरे जिस्म बी पर फोर्स लगाता है, जिस्म ए की जिस्म बी पर जो फोर्स है वो एक्शन है, जबकि जिस्म बी जो जिस्म ए पर मुखालिफ समत में फोर्स लगाता है वो उसका रिएक्शन होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। एक दूसरे जिस्म पर जब इज्साम की हरकत होती है तो वो फोर्स जो इनकी एक दूसरे के लिहाज से हरकत की मुखालफत करती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाती है। मतलब जब किसी एक जिस्म को दूसरे जिस्म पर रख कर खींचा जाता है, स्लाइड किया जाता है, तो मुखालफत करने वाली फोर्स को स्लाइडिंग किसकी, पहले जिस्म की मुखालफत में पैदा होने वाली फोर्स जिस्म की स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाती है। रोलिंग फ्रिक्शन, वो इज्साम जो रोल करते हैं यानी पहियों वाले होते हैं, जब वो किसी सतह पर चल रहे होते हैं, रोल कर रहे होते हैं, तो उनके दरमियान यानी उनकी मोशन में जो फोर्स रुकावट बनती है उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। दूसरा पॉइंट, रोलिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है, जबकि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है
वो ज़्यादा होती है और रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होती है। तो अब बढ़ते हैं जी आगे अगले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ही अहम है जो अब शुरू हो रहे हैं। वजह यह है कि किताब से इनको ढूंढना, टेक्स्ट बुक से ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो पहला है इनर्शिया का कानून क्या है, जमूद का कानून क्या है। न्यूटन का पहला कानून मादे की इनर्शिया की खसूसियत से मुतल्लिका है, इसलिए इसे इनर्शिया का कानून भी कहते हैं। सवाल यूं भी आता है कि न्यूटन के पहले कानून को इनर्शिया का कानून कहते हैं, क्यों? न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक हर जिस्म अपनी रेस्ट की हालत या ख़त मुस्तकीम में यूनिफॉर्म मोशन को जारी रखता है बशर्ते कि उस पर कोई नेट फोर्स अमल ना कर रही हो। तो चूंकि जो इनर्शिया है वो भी किसी जिस्म की वो खसूसियत है जिसकी वजह से वो अपनी रेस्ट पोजीशन या मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के खिलाफ मज़ाहमत करता है, इसलिए न्यूटन के पहले कानून को इनर्शिया का कानून भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अहम है, बस की छत पर सफ़र करना क्यों ख़तरनाक होता है? तो जवाब सुन लें। बस की छत पर सफ़र करना इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि जब बस तेज़ी से मोड़ काटती है, जिस नहीं आएगा, जब एक बस तेज़ी से मोड़ काटती है तो मुसाफिर बाहर की तरफ गिरने लगते हैं। इनर्शिया की वजह से इनके जिस्म सीधी लाइन में अपनी हरकत को जारी रखना चाहते हैं, जबकि बस तो मोड़ काट गई, बस ने तो अपनी डायरेक्शन सम्मत बदल ली है, इसलिए इनके जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा, ख़ास तौर पे जब बस मोड़ काट रही होती है या ब्रेक्स लगते हैं या अचानक चल पड़ती है, तो मुखालिफ सम्मत में इजसाम झुक जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इसीलिए जब बस पे की छत पे सफ़र कुछ लोग करते हैं तो उनको बड़ी एहतियात से छत पर बैठना चाहिए। वैसे तो छत पर सफ़र करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अमूमन स्टूडेंट्स बसों की छतों पे चढ़ जाते हैं, तो फिर स्टूडेंट्स बड़ी एहतियात से बैठें और किसी सहारे की मदद से किसी सहारे को पकड़ के बैठें, क्योंकि अचानक मोड़ काटने की सूरत में या स्पीड तब्दील होने की वजह से, इनर्शिया की वजह से उनका जिस्म मुखालिफ सम्मत में हरकत कर सकता है और वो बस की छत से नीचे गिर सकते हैं। 3.6 जब एक बस मोड़ काटती है तो इसमें मौजूद मुसाफिर बाहर की तरफ क्यों झुक जाते हैं? ये इसका जवाब भी कुछ ऊपर वाले सवाल से ही जुड़ा हुआ है। जब एक बस मोड़ काटती है तो इसमें मौजूद मुसाफिर इनर्शिया की वजह से बाहर की तरफ झुक जाते हैं। इनर्शिया की वजह से इनके जिस्म सीधी लाइन में अपनी मोशन को, अपनी हरकत को जारी रखना चाहते हैं, इसलिए इनके जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा जो कि डायरेक्ट बस के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, बस के मोड़ काटने की वजह से मुखालिफ सम्मत में जब झुकता है या गिरता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि जब बस मोड़ काटती है तो मुसाफिरों का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बाहर की तरफ झुक जाता है। अगला क्वेश्चन है 3.9, अगर एक्शन और रिएक्शन बराबर, बहुत अहम है, अगर एक्शन और रिएक्शन बराबर मगर मुखालिफ सम्मत में होते हैं तो फिर कोई जिस्म हरकत कैसे करता है? अहम क्वेश्चन है। एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के बराबर और मुखालिफ सम्मत में होते हैं, लेकिन ये हमेशा दो मुख्तलिफ इजसाम पर अमल करते हैं। जी, वो मुख्तलिफ इजसाम पर अमल करने की वजह से एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के अमल को ज़ायल नहीं करते, इसलिए कोई जिस्म एक्शन और रिएक्शन के बराबर मगर मुखालिफ सम्मत में होने के बावजूद हरकत करता रहता है। वजह सुन लें, एक मिसाल सुन लें। जैसा कि हम ज़मीन पर चलते हैं तो हम हरकत में होते हैं, हालांकि जितनी फोर्स हम अपने पाँव की मदद से ज़मीन पर लगाते हैं, ज़मीन भी हम पर उतनी ही फोर्स लगाती है। ज़मीन अपनी मोशन को जारी रखती है और हम ज़मीन पर आगे हरकत करते रहते हैं।
जी अगला सवाल है, एक घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है, अगर एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के बराबर और मुखालफ हों तो फिर गाड़ी कैसे हरकत करती है? तो जो आप सुन लें, जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो ये घोड़े का गाड़ी के साथ ज़मीन पर भी एक्शन है, यानी घोड़े का एक्शन दो चीज़ों पर है, गाड़ी पर भी और अपने पाँव से ज़मीन पर भी। न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक गाड़ी भी घोड़े पर उतनी ही बराबर मिकदार की फोर्स से रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करती है, यानी रद्द-ए-अमल दो जगहों से आता है। चूँकि घोड़े के पाँव ज़मीन पर भी हैं, ज़मीन से भी रद्द-ए-अमल आ गया, और गाड़ी भी ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है, वहाँ से भी रद्द-ए-अमल आ गया। अगर एक्शन और रिएक्शन ही एक ही जिस्म पर अमल करते तो ये एक दूसरे के असर को ज़ायल कर देते, लेकिन जब एक्शन दो जगहों पे है तो रिएक्शन भी दो जगहों से ही मिलेगा। लेकिन इस सूरत हाल में एक्शन और रिएक्शन दो मुख्तलिफ जिस्म पर अमल कर रहे हैं, इसलिए ये एक दूसरे के असर को ज़ायल नहीं करते और गाड़ी जो है घोड़े की हरकत के साथ आगे हरकत करती चली जाती है। यानी रिज़ल्ट ये कि जब घोड़ा अपने पाँव से ज़मीन पर एक्शन करता है और साथ जो गाड़ी उससे जुड़ी हुई है उस पर भी, वो भी ज़मीन से जुड़ी हुई है, उस पर भी एक्शन होता है, तो रिएक्शन के नतीजे में चूँकि घोड़े का एक्शन दो जगहों पर है, इसलिए रिएक्शन भी दो जगहों से मिलेगा और घोड़े के आगे बढ़ने के साथ साथ गाड़ी भी आगे हरकत कर जाएगी। जी फिज़िक्स यूनिट नंबर 3 का जो मशक के अंदर एक और क्वेश्चन है वो है, जब एक बंदूक चलाई जाती है तो ये पीछे को झटका खाती है क्यों? बंदूक चलाने से कबल बंदूक और गोली दोनों रेस्ट में होते हैं, इसलिए सिस्टम का कुल इब्तदाई मोमेंटम सिफर होता है। इसकी वजाहत पीछे जो एक क्वेश्चन मैंने किया है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून का इतलाक़ या इम्पोर्टेंस अहमियत क्या है, वहाँ भी मौजूद है। जैसे ही बंदूक से फायर किया जाता है गोली तेज़ी से बाहर निकलती है और इस तरह कुछ मोमेंटम हासिल कर लेती है। सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रखने के लिए, क्योंकि जितना गोली जिस मोमेंटम से आगे को जाती है तो फिर पक्की बात है उसी मोमेंटम से बंदूक को पीछे को झटका लगेगा, लेकिन बंदूक को पीछे को झटका बहुत दूर तक इसलिए नहीं लगता कि बंदूक का मास गोली के मास से ज़्यादा होता है। तो गोली ज़्यादा वेलोसिटी से आगे बढ़ जाती है, उसका मास कम होता है। बंदूक थोड़ी वेलोसिटी से पीछे को झटका खाती है क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, दो ऐसी सूरतें बयान करें जिनमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये सवाल यूँ भी आ सकता है कि फ्रिक्शन के चंद एक फ़वाइद लिखें। नंबर 1, अगर कागज़ और पेंसिल के दरमियान फ्रिक्शन ना हो तो हम लिख नहीं सकते। तो फ़ायदा कुछ यूँ बयान करेंगे कि पेंसिल की मदद से या पेन की मदद से कागज़ पर लिखना ये फ्रिक्शन का एक फ़ायदा है। नंबर 2, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन हमें ज़मीन पर चलने के काबिल बनाती है। हम फिसलन वाली जगहों पे दौड़ नहीं सकते, तेज़ी से चल नहीं सकते, क्योंकि जहाँ फिसलन होती है वहाँ फ्रिक्शन बहुत कम होती है। इसलिए कोई भी शख्स जो फिसलन वाली ज़मीन पर दौड़ने की कोशिश करता है गिर जाता है, स्लिप हो जाता है, हादसा का शिकार हो जाता है। इसलिए इस तरह फिसलन वाली सड़क पर एक तेज़ रफ्तार गाड़ी को रोकने के लिए बहुत ज़ोर से ब्रेक लगाना ख़तरनाक होता है। तो ये भी फ्रिक्शन का फ़ायदा है। हमें चलते हुए जहाँ पानी घिर गया हो, जहाँ कीचड़ हो, जहाँ फिसलन वाली जगह हो, और गाड़ियों को चलते हुए फ्रिक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एक और भी क्वेश्चन बहुत है फ्रिक्शन को कम करने के तरीके। ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने एक अलहदा क्वेश्चन की सूरत में यूट्यूब पर लोड कर दिया है, इसलिए इसको करने की ज़रूरत नहीं है।
जी एक और मश्की सवाल जो कि बहुत अहम है, रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्यों कम होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब एक पहिया व्हील किसी हमवार सतह पर हरकत करता है तो पहिए का सिर्फ एक थोड़ा सा पॉइंट हमवार सतह के साथ टच होता है, मस करता है। चूंकि इस पॉइंट पर दो सतहों के दरमियान कोई रिलेटिव मोशन नहीं होती, इसलिए यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन तकरीबन सिफर हो जाती है। बहरहाल अमली तौर पर दोनों सतहों के कंटेक्ट पॉइंट्स पर दबाव के तहत पहिया आरजी तौर पे थोड़ा सा नीचे पिचका होता है, थोड़ा सा पिचक जाता है, जिससे यहाँ पर थोड़ी सी, चूँकि पहिए के पिचकने की वजह से कंटेक्ट पॉइंट बढ़ जाता है, इसलिए थोड़ी सी फ्रिक्शन भी पैदा हो जाती है। यही रोलिंग फ्रिक्शन है। चूँकि कंटेक्ट पॉइंट कम है इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन भी कम होती है। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में इंतहाई कम होती है, क्योंकि इसमें दो सतहों के कंटेक्ट पॉइंट्स यानी पहिए का वो एरिया जो कि दूसरी सतह से जुड़ा होता है बहुत कम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, के बाद बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन है। तो अगले लेक्चर के अंदर इसी यूनिट के जो अजाफी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो किए जाएंगे, वो भी बड़े अहम हैं। अगर हर किस्म की फ्रिक्शन अचानक खत्म हो जाए तो क्या होगा? जवाब सुन लें। अगर हर किस्म की फ्रिक्शन अचानक खत्म हो जाए तो ये एक खौफनाक, खतरनाक, धमाकेदार मंजर होगा और इस कायनात का निज़ाम सिस्टम तबाह हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा अवामल के लिए, यानी ये जो हमारी कायनात है, यूनिवर्स है, आप कह लें कि मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद फ्रिक्शंस की वजह से ही चल रही है। तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा अवामल के लिए ज़रूरी फैक्टर है। ख़त्म हो जाएगी तो ये कायनात, ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। नंबर 1, फ्रिक्शन के बगैर परिंदे हवा में नहीं उड़ सकेंगे। नंबर 2, फ्रिक्शन के बगैर कोई भी जानदार ज़मीन पर चल नहीं सकेगा। फ्रिक्शन के बगैर पहाड़ पर चढ़ना नून अल्फ ना मुमकिन है। फ्रिक्शन के बगैर चलती हुई गाड़ियों को रोकना नामुमकिन है। तो ये चंद एक बातें बताई हैं। अगर फ्रिक्शन ख़त्म हो गई तो तमाम इजसाम एक दूसरे के ऊपर आ घिरेंगे और इस कायनात का सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। सीट बेल्ट ना पहनने से इंसान किस तरह ख़तरे में होता है? ये बाज़ औक़ात ये सवाल यूँ भी किया जाता है, सीट बेल्ट ना बांधने से इंसान किस तरह ख़तरे में होता है? तो जवाब सुन लें। किसी हादसा की सूरत में अगर किसी आदमी ने गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, यानी सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई, तो वो उस वक्त तक अपनी मोशन को, अपनी हरकत को जारी रखेगा जब तक कि उसके सामने वाली कोई शय इसकी मोशन को रोक ना दे। तो सामने शय क्या हो सकती है? ये शय विंड स्क्रीन यानी गाड़ी की स्क्रीन, आगे बैठा हुआ कोई दूसरा मुसाफिर, या इसके सामने वाली सीट की पिछली साइड भी हो सकती है। तो अल्लाह ना करे शदीद झटका लगे, ब्रेक लगे, तो आपका सर, आपका जिस्म आगे स्क्रीन से जाके टकराए, या किसी दूसरे मुसाफिर के साथ आपकी टक्कर हो जाए, या आप आगे को घिर पड़ें और आपका सर या आपके जिस्म का कोई हिस्सा सीट की पिछली साइड पे लगे, तो चोट आ सकती है, आप जख्मी हो सकते हैं।
इसलिए वो इंसान जो खास तौर पे ड्राइव करते हुए सीट बेल्ट नहीं बांधता तो हर वक्त मेन रोड्स पर चलते हुए उसके लिए खतरा होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है वैसे, लेकिन आज के लेक्चर का ये दूसरा क्वेश्चन है। उसी क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 28 से ही जुड़ा हुआ है। सीट बेल्ट हमारी किस तरह मदद करती है? तो जवाब सुन लें। सीट बेल्ट दो तरीकों से हमारे लिए मुफीद है, दो तरीकों से हमारे लिए कारआमद है, दो तरह से हमारी मदद करती है। नंबर 1, ये सीट बेल्ट पहने हुए आदमी को, यानी जिस आदमी ने सीट बेल्ट ये लगाई होती है और वो गाड़ी को ड्राइव कर रहा होता है या किसी और सीट पर भी बैठा हुआ होता है, तो ये सीट बेल्ट उस आदमी को बैरूनी फोर्स मुहैया करती है और उसको अपनी जगह पर कायम रखती है। नंबर 2, सीट बेल्ट को खींचने के लिए अज़ाफ़ी वक़्त दरकार होता है। इससे मोमेंटम में जो तब्दीली का वक़्त है बढ़ जाता है और अक्सर तसादम का असर या एक्सीडेंट का असर बहुत कम हो जाता है। आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रिक्शन हमें चलने में या दौड़ने में किस तरह मदद करती है? फ्रिक्शन हमें चलने में या दौड़ने के दौरान किस तरह मदद करती है? तो इसका जवाब सुन लें। ज़मीन पर चलने या दौड़ने के लिए हम ज़मीन को अपने पांव से पीछे की तरफ धकेलते हैं। यह ज़मीन पर हमारे पांव का एक्शन होता है, यह ज़मीन पर हमारा एक्शन है। तो एज ए रिएक्शन के तौर पर ज़मीन हमें आगे की तरफ पुश कर देती है, आगे की तरफ धकेलती है, आगे की तरफ धक्का लगा देती है। यह ज़मीन का रिएक्शन होता है। ज़मीन के ऊपर पांव जमाने के लिए फ्रिक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हमारे पांव फिसल जाएंगे, हम स्लिप हो जाएंगे और हम ज़मीन पर ना तो सही तरीके से चल पाएंगे, और अगर हम दौड़ रहे हैं या कोई एथलीट ग्राउंड के अंदर दौड़ रहा है और फ्रिक्शन ग्राउंड और उसके पांव के दरमियान कम है तो वो किसी भी वक्त गिर सकता है। इसलिए ज़मीन और पांव के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है हमें ज़मीन पर चलने और भागने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। आज के लेक्चर का अगला सवाल है, बुलेट ट्रेन को स्ट्रीम लाइन क्यों बनाया जाता है? यानी बुलेट ट्रेन को आगे से चूंच नुमा क्यों बनाया जाता है? तो जवाब सुन ले। बुलेट ट्रेन को इसलिए स्ट्रीम लाइन बनाया जाता है ताकि जब उसकी स्पीड ज़्यादा हो तो मुखालिफ सम्मत में जो हवा की फ्रिक्शन है उसको कम से कम किया जा सके। जो बुलेट ट्रेन का फ्रंट है, जब स्ट्रीम लाइन होता है तो हवा की फ्रिक्शन उसकी स्पीड पर या उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज नहीं होती। जब हवा की स्पीड कम होगी, हवा की स्पीड या फ्रिक्शन कम होगी तो फिर बुलेट ट्रेन को ज़्यादा स्पीड से हरकत करने में, चलने में बहुत आसानी होती है। इसीलिए बुलेट ट्रेन को स्ट्रीम लाइन बनाया जाता है ताकि मुखालिफ सम्मत में हवा की फ्रिक्शन को कम से कम किया जा सके। अगला सवाल है,
सेंट्रीपिटल फोर्स किस सम्मत में अमल करती है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन पे जब हम गौर करें तो वो कुछ यूं है, वो फोर्स जो किसी जिस्म को दायरे में घुमाती है सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। तो चूंकि दायरे का एक मखसूस सेंटर होता है, ये फोर्स भी दायरे के सेंटर की तरफ होती है, तो फिर हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा दायरे के मरकज की तरफ अमल करती है और इसका कोई भी कंपोनेंट हरकत की सम्मत में नहीं होता। यानी जिस रास्ते पर जिस्म दायरे में हरकत कर रहा होता है उस डायरेक्शन के साथ इस फोर्स का कोई भी जुज़, कोई भी कंपोनेंट नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, कौन सी चीज कोस्टर कार को सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया करती है, या वो कौन सी चीज है जो मौत के कुएं में कार को सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया करती है? जवाब सुन लें। जब कोस्टर कार सर्कुलर रास्ते पर घूमती है तो ट्रैक यानी सड़क सेंट्रीपिटल फोर्स फराहम करती है। वो कैसे? ट्रैक का, सड़क का बाहर वाला किनारा कुछ ऊंचा बनाया जाता है और अंदर वाला किनारा कुछ नीचे रखा जाता है। इसे कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो सड़कों की बैंकिंग करके सर्कुलर रास्ते या मोड़ पर गाड़ियों और कारों को सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया की जाती है और ये फोर्स इन चीज़ों को दायरे से बाहर निकलने के लिए रोकती है। तो जब कोस्टर कार सर्कुलर रास्ते पर घूमती है तो ट्रैक सेंट्रीपिटल फोर्स फराहम करता है और इसको दायरे से बाहर निकलने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है, ये वही आ गया जो ऊपर मैं बता रहा था। एक गोल ट्रैक या मोड़, बड़ी सड़कों का मोड़ का बाहर वाला किनारा ऊंचा क्यों बनाया जाता है? इसका जवाब भी पीछे दे चुका हूं, लेकिन फिर भी सुन ले। गाड़ी को बाहर की तरफ फिसलने से रोकने के लिए एक गोल ट्रैक का बाहर वाला किनारा ऊंचा बनाया जाता है। वजह यह होती है कि जब गाड़ी मोड़ काट रही होती है या गोल रास्ते पर चल रही होती है तो उसको अंदर की तरफ मुनासिब सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। तो ट्रैक का अंदर वाला किनारा थोड़ा सा नीचे बनाकर और बाहर वाला किनारा थोड़ा सा ऊंचा बनाकर उसको मुनासिब सेंट्रीपिटल फोर्स दी जाती है, जो कि कार को या गाड़ी को गोल रास्ते पर ठीक तरीके से मोड़ देती है और मोड़ पर या गोल ट्रैक पर बाहर की तरफ लगने वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी बैलेंस कर देती है। यानी एक्शन और रिएक्शन बराबर हो जाते हैं, इसलिए कार बाहर की तरफ फिसलने से बच जाती है। अगला क्वेश्चन है जी, टायरों पर थ्रेडिंग क्यों होती है या क्यों की जाती है? यानी टायर जो आप देखे होंगे मुख्तलिफ लाइनें लगी होती हैं, मुख्तलिफ खुदाई की गई होती है मुख्तलिफ डिज़ाइनों में, तो इसको बोलते हैं थ्रेडिंग। तो टायरों पर थ्रेडिंग की वजह से टायरों और सड़क के दरमियान जो रोड ग्रिप होती है वो बढ़ जाती है और इस ग्रिप के बढ़ जाने की वजह से गाड़ी के सड़क पर जो फिसलने का खदशा और खौफ होता है, गाड़ी के प्लेन सड़कों पर और हमवार सड़कों पर जो फिसलने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। इसलिए टायरों पर मुनासिब तरीके से थ्रेडिंग करके सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को
फिसलने से बचाया जा सकता है। आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन गौर से सुन लें, बहुत अहम है। एक आइसोलेटेड सिस्टम से क्या मुराद है? यह क्वेश्चन जुड़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए किसी आइसोलेटेड सिस्टम का होना जरूरी है। सुन लें, एक आइसोलेटेड सिस्टम दो या दो से ज्यादा इजसाम का एक ऐसा सिस्टम होता है जिस पर बाहर से कोई फोर्स असरअंदाज नहीं होती, जिस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही होती। तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो इजसाम है आपस में ही इंटरैक्ट करते हैं और इनकी मोशन में तब्दीली आती रहती है। किसी आइसोलेटेड सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स असरअंदाज नहीं होती, तो ऐसा सिस्टम जिस पर बाहर से कोई फोर्स असरअंदाज ना हो रही हो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म होता है। आइंदा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।